हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। शुरू करें। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस। आज हम लोग एनसीईआरटी के कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बोलिए तो। इकतीस से चलना है। तीस। तीस ना। क्वेश्चन कर रहा है एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया कर यौगिक जेड बनाता है। बहुत बढ़िया बात है। एक्स प्लस वाई ये मिलकर क्या बना रहा है? जेड। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक्स इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यानी त्याग करता है। और वाई क्या करता है? चला जी, ग्रहण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाएगा? यही ना क्वेश्चन है। उच्च गलनांक, निम्न गलनांक। हमको लगता है गलित अवस्था में विद्युत का चालन, ठोस अवस्था में, यही दिया है आंसर। यही दिया है। ये त्याग और ग्रहण करने का काम आयन का होता है और इसलिए वो आयनिक बंधन बनाता है। अरे जो लोग पिछला चैप्टर पढ़े होंगे सहसंयोजक बंधन, वो आयनिक बंधन, उनको पता होगा कि जब एक त्याग करता है दूसरा ग्रहण करता है तो नमक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो ये जो नमक का निर्माण होगा चला, तो नमक का क्वथनांक और गलनांक उच्च न होता है। और ठोस अवस्था में ये विद्युत का क्या है? चालक। बोलो न रे। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। गलित अवस्था में विद्युत का, द्रव अवस्था में विद्युत का चालक है। उच्च गलनांक होता है, निम्न गलनांक नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। एक्स वाई जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8, वाई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7 और जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्स बताइए क्या है? धातु है। धातु के बाह्यतम कक्षा में होता है कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। और धातु के, उपधातु के बाह्यतम कक्षा में 4। और धातु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7। तो बता, एक्स धातु है क्या? बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, धातु नहीं है ना होगा। वाई एक धातु है क्या? वाई के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, धातु नहीं है ना है। धातु होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 1 2 3। फिर कहता जेड एक अधातु है। सही है क्या? जेड के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, धातु ना होगा। कहता वाई अधातु है, वाई अधातु है और जेड धातु है। सही है। वाई अधातु है क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और जेड धातु है इसलिए क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। आंसर बताइए क्या होगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी बनाता है? हम बोले थे उभयधर्मी 3 एगो है, एगो Al2O3, ZnO, PbO2। देखे तो अल्युमिनियम, जिंक या सीसा में से कोई एक दिया हुआ है, क्या होगा आंसर? होगा। बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सामान्यतः अधातु विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे छोटा, धातु विद्युत का चालन करता है, अधातु विद्युत का क्या होता है? कुचालक। लेकिन अपवाद है, धातु का अपवाद है सीसा, अधातु का अपवाद है ग्रेफाइट। बोलो आंसर बताओ क्या होगा? विद्युत का अच्छा चालक है कौन? ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अपवाद है ये। धातु सुचालक की कुचालक? क्या धातु जो होता है चला, ये सुचालक है। क्या है ये? सुचालक है, लेकिन एक अपवाद क्या है? अपवाद है सीसा। अधातु क्या है? अधातु है कुचालक, एक अपवाद है ग्रेफाइट। हो गया? धातु विद्युत का क्या है? सुचालक। अपवाद कौन है? सीसा। और धातु विद्युत का क्या है? कुचालक। अपवाद कौन है? ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट सुचालक है कि कुचालक है? लिख लिए? अगला प्रश्न, विद्युत तारों में विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली पदार्थ है पीवीसी। दिया है क्या? अरे ये जो तार है इसके ऊपर जो कवर है वो पीवीसी का ना है। पीवीसी बोले तो पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड। पढ़े? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? ये तो चला डोमिनेंसी का क्रम होगा। बताओ, ये ज्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए कि कम? मारेंगे चुट्टा की? ये अधिक अभिक्रियाशील होगा तब ना एक हटाएगा रे। सब खा पी गया। पीछे पढ़ा है, जो लोग इस चैप्टर से जुड़े हैं उनके लिए नहीं है, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया है कि ये ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तब ना इसको हटाएगा। तो बताओ कौन सही है? आयरन ज्यादा ना अभिक्रियाशील है कॉपर से। किसमें ज्यादा जंग लगता है? आयरन। तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील, इसको हटा देगा, ये अपने जुट जाएगा और रिएक्शन बना देगा FeSO4 प्लस Cu। बाद बाकी में ऐसा नहीं होगा। जो पीछे रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन हम बनाए थे, याद होगा आपको, जो हटाएगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील और जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील। और जो अभी वाले बच्चे हैं थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, आपको पढ़ाएंगे फिर से। आयरन तथा भाप लंबे समय तक अभिक्रिया कर आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा? बताइए क्या होगा? ए की बी की सी की डी? हाँ, ई भी आंसर होगा। ई भी आंसर होगा, ई भी आंसर होगा। लेकिन अगर तीनों रहेगा तो आंसर मारेंगे Fe3O4। अब बोले अगर ई नहीं रहेगा तो ई मारेंगे, ई दोनों नहीं रहेगा तो ई मारेंगे। ठीक है? ई तथा दिया हुआ है, या देता तो यही आंसर हो जाता। तथा का मतलब होता है दोनों। आंसर हो जाएगा Fe3O4। रिएक्शन होता है Fe जब H2O से अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बना देगा Fe3O4। जंग जो लगता है खाली जल की उपस्थिति में कि ऑक्सीजन भी रहना चाहिए? हो गया? एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जाता है, सोडियम होगा। अभी तुरंत ने बताया था, सोडियम को चाकू से क्या जाता? काटा जाता। सोडियम जब पानी से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? सोडियम पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। एक विद्युत अपघटनी सेल बनाता है धनावेशित कैथोड, ऋणावेशित एनोड, धनावेशित एनोड, ऋणावेशित कैथोड। क्या होगा बता? एक मिनट, आपको पता है कि धन आवेश अगर होगा तो ये एनोड होगा, बोलो रे। ऋण आवेश होगा तो क्या होगा? कैथोड। ये थ्योरी है। आंसर बता दो। 3 और 4।
बोलो रे, पढ़े हैं? धन आवेशित क्या होता है? एनोड। ऋण आवेशित क्या होता है? कैथोड। क्या होता है जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है? बहुत तीव्र अभिक्रिया होता है। बोलो रे, लिख लो। कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड जब अभिक्रिया करता है तो बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है। क्या होती है चला? बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है। लिखा? बोलो रे। अब क्वेश्चन कह रहा है, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत तीव्र अभिक्रिया का होता है, तीव्र मतलब बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है। हाँ बताओ, जल से क्रिया नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? कैल्शियम जल से अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी जल से अभिक्रिया करता है। ये गलत है। यह जल से प्रचंड क्रिया करता है। सही है कि गलत है? ये सही है ना? यह जल से कम प्रचंड अभिक्रिया करता है। क्या है ये? गलत है। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। सही है। आंसर हो जाएगा, रुको रुको रुको, एक मिनट। यहां यही तो मामला है कर चला। कम प्रचंड क्रिया, अब प्रचंड क्रिया में डिफरेंस है, तीव्र और प्रचंड में अंतर है। तीव्र का मतलब होता है तेज, अब प्रचंड का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली तेज, मतलब जो बहुत ज्यादा तेज हो, जिसका हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो ये हम जो तुमको लिखाए हैं, ये कम प्रचंड का मतलब ही तीव्र होता है। आंसर सही है, ये गलत है और ये सही है। प्रचंड का मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, उतना ज्यादा नहीं होता है। ये सही है, चला लिख लो। प्रचंड का अर्थ बहुत अधिक होता है। प्रचंड का अर्थ बहुत अधिक होता है। हेलो, चला प्रचंड का मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा तेज होता है। उतना तेज कैल्शियम का अभिक्रिया नहीं होता है, ना ही सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। तीव्र होता है लेकिन प्रचंड नहीं होता है। इसलिए यहां जो दिया हुआ ना प्रचंड क्रिया करता है, यह गलत है। कम प्रचंड क्रिया अर्थात तीव्र अभिक्रिया करता है। ये सही है, ये सही है और ये सही है। 3 और कितना 4। सल्फ्यूरिक एसिड भी जल से अभिक्रिया करता है, तो प्रचंड नहीं करता है। यहां सिर्फ आपको एनसीईआरटी ये शब्द की मर्यादा को समझाना चाहता है। प्रचंड का मतलब एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव मतलब चला परमाणु बम का फटना, वो प्रचंड है। लेकिन क्या कैल्शियम जल से अभिक्रिया करता है? वो प्रचंड है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 अर्थात डी। धातुएं सामान्यतः अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। बहुत अच्छा बात है। धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर क्षार अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्षार अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये बना देता है लवण प्लस जल। धातुएं सामान्यतः अम्ल से क्रिया करके कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातु के से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है?
कौन होगा बताइए? कौन सा अम्ल है मैंगनी तथा मैग्नीशियम के अतिरिक्त, कौन सा ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस देता ही नहीं है? कौन? ये चला, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है, लिख लो। नाइट्रिक एसिड धातु से अभिक्रिया करके, नाइट्रिक एसिड धातु से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। नाइट्रिक एसिड धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है? क्या देता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, बाकी सब हाइड्रोजन गैस देता है। बता क्या होगा? हम पढ़ाए हैं पीछे, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। ये जो चला एक्वारेजिया बनता है तो HCl और HNO3 के अनुपात से न बनता है, तो HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग, लेकिन दोनों किस अवस्था में होगा? सांद्र। सांद्र मतलब मोटा कि पतला? सांद्र का मतलब होता है मोटा, तनु का मतलब होता है पतला। ये दोनों मोटा अवस्था में होता है। सांद्र का मतलब मोटा और तनु का मतलब पतला। एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? घुल जाता है। एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। एक्वारेजिया में कौन घुल जाता है? गोल्ड और प्लेटिनम। जो नए बच्चे हैं टेंशन नहीं लेना, हम फिर से ही पढ़ाएंगे आपको। हो गया? अरे हुआ? अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? ये चला पिछले चैप्टर का सवाल है। आयनिक यौगिक कौन कौन नहीं है? हमको तो लगता है 2 और 3 नहीं है, ये और ये दिया आंसर। HCl और CCl4 नहीं है, ये दोनों आयनिक यौगिक है। K+ Cl- में टूटता है और ये भी टूटता है Na+ Cl-। ये स्वसंयोजक बंधन बनाता है, यह आयनिक यौगिक नहीं है। जो आयन में टूटता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। जो आयन में टूटता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। ये पिछले चैप्टर का सवाल है। बढ़े? अरे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? जल में विलेयता, ठोस अवस्था में विद्युत के चालक, यही होगा आंसर। अरे आयनिक यौगिक हो गया नमक। नमक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्या? आंसर यही दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में प्रकृत अवस्था में पाया जाता है? कौन? सोना और चांदी। प्रकृत अवस्था में मतलब स्वतंत्र अवस्था में सोना, चांदी और अल्युमिनियम भी, ये तीनों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, किसी से अभिक्रिया जल्दी नहीं करता। सोना, चांदी और अल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आंसर क्या होगा? 2 और 4। अगला क्वेश्चन, 3 चिन्हित परख नलियां हैं ABC, क्रमशः HCl, सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र HCl तथा सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का 3:1 भाग में मिश्रण प्रत्येक के 2 ml लिए गए। प्रत्येक परख नली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। परख नली A और B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु C धातु गल गई। तो धातु कौन सी हो सकती है? कौन हो सकती है? क्वेश्चन कर रहा है 3 चिन्हित परख नलियां ABC, क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3 का कितना अनुपात? कितना? 3:1 में मिश्रण प्रत्येक में 2 ml लिया गया। प्रत्येक परख नली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। परख नली A और B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
परंतु सी में धातु गल गई। धातु कौन सी हो सकती है? कौन हो सकती है? काहे सोना प्लेटिनम काहे नहीं? प्लेटिनम भी तो हो सकता है। अल्युमिनियम कॉपर तो नहीं होगा। गोल्ड और प्लेटिनम घुलता है, लेकिन सबसे अधिक घुलता कौन है? गोल्ड। इसीलिए आंसर इसका गोल्ड होगा। इसका सेकंड आंसर क्या होगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम गोल्ड की तुलना में चला हार्ड होता है। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम ना, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन गलत है? ए की, बी की, सी की, डी? कहता है यह ऑक्सीजन में चमकीला श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये सही है कि गलत है? Mg जो है वो H2O से अभिक्रिया करता है ना चला, तो ये MgOH हॉल 2 अब प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाता है। Mg जब H2O से विक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। आई दे दिया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है, जो कि गलत है। हो गया? क्वेश्चन नंबर 48 बताइए आंसर। निम्नलिखित चार धातुओं में कौन सा उसके लवण के विलयन के अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? चला कहता है निम्नलिखित चार धातुओं में से कौन सा उसके लवण के विलयन से अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित हो सकती है। देखिए चांदी की अभिक्रियाशीलता कम है कि ज्यादा? सबसे कम है। ई सबका अभिक्रियाशीलता अधिक है। सोना चांदी का सबसे कम ना होता है, अभिक्रियाशीलता अधिक है। इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है? कम है। एक मिनट होल्ड ऑन। कहता निम्नलिखित चार धातुओं में कौन सी उसके लवण के विलयन में अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित किया जा सकता है? तो इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, तो ये तीनों इसको विस्थापित कर देगा। बोलो ने, क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है? कम है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होगी वो दूसरे को विस्थापित कर देगा। बढ़े हो? हाँ, किसकी पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण? सबको पता है जिंक। जिंक का लेपन ही ना करते हैं गैल्वेनाइजेशन में। अवल्कनीकरण में सल्फर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनी परिष्करण का सही व्याख्या करता है? बताइए। फिगर आपके सामने है, देखिए। कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस जाएगा। एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, इस पर कौन जाएगा? माइनस। देखिए कौन सा सही है। सी नंबर में देखिए, कॉपर किधर गया? यहां। अब यहां तो हमको दिख नहीं रहा है क्या है, आप लोग देखें किताब में दिख रहा है क्या? एगो प्लस एगो माइनस है क्या रे? एरो का ही डिफरेंस होगा। देखो डी नंबर में जो है ना, दोनों एक के तरफ एरो है, प्लस का भी और माइनस का भी। ये कभी संभव नहीं है। इसमें एक मिनट रुको, इसमें इधर जो है ये माइनस है, कैथोड है रे। ई प्लस है और ई माइनस है। यही एरो है क्या? चलो फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, एक बार एनसीईआरटी ओरिजिनल पेज से देखना पड़े, निकाल के तब तुमको हम दिखा देंगे। कल नया फिगर हम ला के दिखा देंगे।
जरा सा मिस होगा तो समझाने में दिक्कत हो जाए। मामला वही है कि जो कैथोड होगा उस पर कौन जाएगा, प्लस, और जो एनोड होगा उस पर कौन जाएगा, माइनस। थ्योरी यही है, उसी में जो फिगर ओरिजिनल होगा उससे पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें चला उच्च प्रतिक्रिया वाला, जैसे कॉपर, अल्युमिनियम, सोना, इस सब का निष्कासन किया जाता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में अगर कहेगा, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में अयस्क को जलाना, अपर्याप्त मात्रा में अयस्क को जलाना। और रोस्टिंग होता है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में अयस्क को जलाना। रुक 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 न रे, एक बात बताओ, चला कभी रोस्टेड चिकन खाए हो? टंगड़ी कबाब? अरे टंगड़ी कबाब नहीं खाए हो, उसको रोस्टेड चिकन कहते हैं। तो रोस्टेड चिकन होता है वो ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में जलाया जाता है, मतलब जहां आग जो है में धुआं ना हो, जहां आग में क्या ना हो, धुआं ना हो, तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में अयस्क को अगर जलाते हैं तो इसको हम रोस्टिंग कहते हैं। इसका उल्टा होता है कैल्सिनेशन, जहां ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में अयस्क को जलाया जाता है। तो रोस्टेड चिकन हम लोग खाते हैं तो उसमें धुआं होता है, धुआं में जलाया जाता है कि बिना धुआं में? इसका मतलब वो कैसा है, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग मतलब पर्याप्त ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, रोस्टिंग। ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। हो गया? अरे हुआ? बढ़े? उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब चला, इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, जो इजी इजी क्वेश्चन है वो सब मिलेगा तुमको। ए बी सी डोबेरिनर ने ट्राइड के रूप में व्यवस्थित किया। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान इतना है, सी का इतना है, तो बी का कितना होगा? तो ए बी सी, ए का दे दिया है कितना, 7, बी का, सी का दे दिया 39, तो बी का कितना होगा? तो बी का द्रव्यमान बराबर होता है 39 प्लस 7/2 न रे, औसत न निकाल देना है, कितना होगा? 23। डोबेरिनर क्या कहता था, दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो होगा वो पहले और तीसरे का क्या होगा, औसत हो, यही ना बोलता था। जब हम आवर्त तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, समूह में नीचे जा रहे हैं, सेलों की संख्या बढ़ जाती है, कक्षा बढ़ेगा ना, जितना नीचे जाइएगा उतना कक्षा बढ़ेगा। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु पंच तत्वों से बना हुआ है। ये नहीं सुना है, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सुने हो? बोलो ने, हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना? आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? अल्युमिनियम ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डरलाइन तत्व नहीं है? बिस्मथ। निम्नलिखित ट्राइड में कौन सा एक डोबेरिनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? पहला प्रतिनिधित्व यही ना करता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। निम्नलिखित में से प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में कौन सा तर्क सही है। हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, हाइड्रोजन तरल स्थिति में रहेगा कि गैस अवस्था में? हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप जल्दी गैस द्रव अवस्था में नहीं बदल सकते हैं क्योंकि ये आदर्श गैस है। पीछे जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। आंसर बता क्या होगा, आंसर बताओ ना क्या होगा।
एक या दो? भाग छोटा, केवल एक सही है, सॉरी केवल दो सही है, एक या दो सही है। आंसर ठीक कर लो, केवल दो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों के रूप में यानी उपधातु कार्य नहीं करता है, यानी उपधातु के रूप में कार्य नहीं करता? बता क्या होगा? बोरे छोटा, बोरोन तो उपधातु है, ये है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम, ये सब उपधातु है। ये बिस्मत होगा आंसर। आंसर नहीं दिया क्या? सी। ठीक कर लो। नवका किताब में क्या दिया है? कौन सा धातु और धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? अच्छा रुक, धातु और धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता। अच्छा, धातु और धातु दोनों के रूप में कार्य करेगा तो उपधातु होगा, अगर कार्य नहीं करेगा ठीक तो है, बिस्मत होगा आंसर। ठीक है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि उपधातु नहीं है, और जो धातु और धातु दोनों के रूप में कार्य करेगा वो क्या है? जो मर्द औरत दोनों के रूप में काम करेगा वो क्या है? हिजड़ा है। बोलो रे, अकर जो मर्द औरत के रूप में कार्य नहीं करेगा, इसका मतलब या तो मर्द होगा या तो औरत होगा, या तो धातु होगा या तो अधातु होगा, उपधातु नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डोबेरेनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम है? तो पोटेशियम है। पोटेशियम है। अरे चुट्टा, तीसरा से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नहीं है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट चला अम्लीय की क्षारीय है? ये अम्लीय होता है। अम्लीय होगा तो ABr होता है, ABr होगा तो अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। आंसर बता। ये एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का सवाल है। बढ़े। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? सही है ना? इस सवाल 10 बार और होगा। चार तत्व की परमाणु संख्या इतनी 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 है, निम्न में से किन दो तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे? जो एक ही वर्ग का होगा, एक वर्ग का जो होगा उसके रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। एक वर्ग का होगा, रासायनिक गुण समान होगा। रासायनिक गुण क्या होगा? समान। बताइए आंसर क्या होगा? फ्लोरीन और क्लोरीन एक वर्ग का नहीं है। आंसर ए फॉर एप्पल। बोलो रे, लिख लो, एक ही वर्ग का होगा तो रासायनिक गुण समान होगा। एक ही वर्ग का होगा तो रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। एक ही वर्ग का होगा तो रासायनिक गुण क्या होगा? समान। क्या होगा चला? रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। और अलग अलग वर्ग का होगा तब रासायनिक गुण समान नहीं होगा। जैसे हमको ये बताइए, अक्रिय गैस जो है सबके रासायनिक गुण समान के अलग अलग? हाँ, समान ना? पक्का ना? जितना भी हेलोजन है सबका रासायनिक गुण क्या? समान। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है और सबसे कम होता है आयोडीन। लिख लो, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, तथा सबसे कम, तथा सबसे कम कौन है? आयोडीन है।
चला, डोबेरिनर का 3 गो ट्राइड था, पीछे है डोबेरिनर के त्रिक, काय गो त्रिक था आपके सामने है, इसको लिख लीजिए, पीछे लिखा हुआ है। न, 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 न। आज जो नए बच्चे हैं अगले क्लास से समझ में आएगा, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पुराना किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। आगे के जो भी चैप्टर्स हैं 2-3, उसका पुराना किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। इस 2-3 चैप्टर के बाद फिर से फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ही चैप्टर आपको बाउंसर मार रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है। हो गया? अरे हुआ। अब एक आंसर बताओ। डोबेरिनर त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा? कौन होगा? आर्सेनिक होगा। तो ये दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दो तो उतना आ जाएगा। बट ये चला अपवादित क्वेश्चन है, इतना याद नहीं करना है। निम्नलिखित नियम किसके प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक गुणधर्म है। कौन दिया था? मेंडलीफ ना, बोलो रे। न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक नियम। मॉसले ने परमाणु संख्या के आधार पर। डोबेरिनर ने क्या दिया था? त्रिक नियम। ई परमाणु संख्या, ई अष्टक नियम। वैसे चला सब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये लोग सजाया था, मौसले को छोड़ के जितने भी हैं सब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। लेकिन अगर इसमें से कोई एक चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? मेंडलीफ। कहेगा आपको न्यूलैंड किस आधार पर सजाया था, तो कहेंगे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। डोबेरिनर भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ई भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ई परमाणु संख्या के आधार पर। लेकिन अगर कोई एक चुनना हो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तो कौन चुनेंगे? मेंडलीफ। बोलो रे। अगर कहें चला तो ये तीनों जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया है, लेकिन इसमें से कोई एक चुनना है, क्या चुनेंगे? मेंडलीफ। पढ़े। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? हाइड्रोजन नहीं है ना रे। इस साइड वाला जितना है ली ना करो रब से फरियाद, अब बेटा मैंगो का शरबत राम को दो। ये सब क्या है? धातु। अब पहला धातु कौन है? लिथियम। हाइड्रोजन ना है आंसर। बोलो रे। उस तत्व, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताए जिन्हें यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक। मेंडलीफ ना। निम्नलिखित में से किससे पुल लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन पूछेगा, लोहे की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जंग लगना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह? इक्का एल्युमिनियम कौन है रे? गैलियम। इक्का सिलिकॉन कौन है? लिख लो, इक्का सिलिकॉन है जर्मेनियम। इक्का बोरोन कौन है? स्कैंडियम। इक्का बोरोन स्कैंडियम, इक्का एल्युमिनियम। तीने को इक्का है मेन, इक्का एल्युमिनियम गैलियम, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, इक्का बोरोन स्कैंडियम। और 3-4 को इक्का है, लेकिन है यही 3 को। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम को आवर्त सारणी में बाद में मेंडलीफ ने जोड़ा था। बाद में किसको मेंडलीफ ने जोड़ा था? स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम। खाली स्थान कौन छोड़ा था पहली बार? मेंडलीफ ने। बोलो रे। पढ़े।
आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि में और 18वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन है? तो बता चला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तीसरी अवधि, अवधि मतलब आवर्त हो गया। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, आर्गन है ना होगा। आंसर कहां है? सी। बोलो रे। तीसरा आवर्त में कौन है? आर्गन। है दिल की धड़कन और दिल हमारा दिल है। हो गया? अरे हुआ। अब बता, हमारी जरूरतों के अनुसार धातु अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें निम्न में से कौन सा गुण होता है? दोनों ना। अधात्वर्णीयता के कारण पीट कर चादर, अतन्यता के कारण खींच के तार। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है? नहीं बनेगा, बना लेगा। अब सारा सवाल तुम लोग बनाओ। हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्यूल। थैंक यू वेरी मच। क्या दिया आंसर? भाग छोटा, पारा होगा सी।